तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट होता है वो कैसे नेचर का होता है? स्फेरिकल। तो मैंने आपने देखा, मैंने पॉइंट सोर्स बनाया और जो वेव फ्रंट बनाया वो क्या है? स्फेरिकल। अगेन द क्वेश्चन इज, सर ये वेव फ्रंट होता क्या है? किस चिड़िया का नाम है वेव फ्रंट? तो आपको बहुत सरल शब्दों में बोलना चाहिए, वेव फ्रंट एक काल्पनिक सरफेस है और उस वेव फ्रंट पर उपस्थित सभी बिंदुओं का फेज सेम रहता है। दे आर ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। सेम फेज का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है, दे आर ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज, दे आर ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। क्या बात क्लियर है? अगले टी टाइम बाद ये वेव फ्रंट यहां आ जाएगा। पता ये कितनी दूरी तय करेगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। सोच के देखिए, स्पीड मैंने कितनी ली है? सी। सी क्यों ली बताइए? क्योंकि लाइट की स्पीड कितनी होती है? सी। डायग्राम बना लीजिए। फिर मैंने एक नई टर्म निकली है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हमने ईएमडब्ल्यू में भी पढ़ी थी। इंटेंसिटी मींस होता है एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट एरिया यूनिट टाइम से जो एनर्जी क्रॉस हो रही है उसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी। तो एनर्जी अपॉन टाइम को हमने शॉर्ट में क्या बोल दिया? पावर। पावर अपॉन एरिया। पावर को लिखा पी से, एरिया स्फीयर का एरिया। स्फीयर का एरिया बताइए क्या होता है? 4πr²। तो आर स्क्वायर नीचे आ रहा है, तो ये फॉर्मूला है जो बहुत काम का है। पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी आर स्क्वायर के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बहुत काम आएगा, मॉडर्न फिजिक्स में भी जाके काम आएगा, इसलिए अभी आप यहां याद करें, पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी आर स्क्वायर के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसी तरह लाइन सोर्स की हमने बात करी थी। तो लाइन सोर्स का वेव फ्रंट बताइए कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। सिलेंडर का एरिया 10वीं क्लास में मैंने लिया है 2πr(h). याद करिए, जो सरफेस एरिया होता है कितना होता है? 2πr(h). h की जगह क्या लिख दिया? l, क्योंकि सिलेंडर की क्या है हमारे पास? लंबाई। तो ध्यान रखिएगा, लाइन सोर्स की जो इंटेंसिटी है वो आर की क्या होती है? इनवर्स। यहां दो सवाल बन गए हमारे बोर्ड के और नीट के। पहला बना पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट, इसको बॉक्स में डालिए। ये अपने आप में एक सवाल है नीट का। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है? स्फेरिकल। लाइन सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। ये अपने आप में सवाल है।
अब मैं आपको हाइगन वेव थ्योरी फिर से एक बार फील कराता हूं, क्योंकि वो अटपटी है ना, एक बार और सुनेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा क्लियर होगा। क्या स्लाइड चेंज करें? बढ़ू? चलिए, अब वापस एक बार वेव फ्रंट समझते हैं, क्या है वेव फ्रंट, थोड़ा सा फील करिएगा। जैसे सबसे पहले बताइए, ये क्या दिख रहा है आपको? वेव फ्रंट है या लाइट रेज है? लाइट रेज है, ठीक है। छोटी छोटी बातें फिर सुनिए तो आपको थोड़ा सा अटपटापन कम होगा। तो पहला, वेव फ्रंट और लाइट रे हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये बताइए, ये क्या है? वेव फ्रंट जो कि हमेशा लाइट रे के परपेंडिकुलर। इनफैक्ट ये ऐसा है, इस तरह से, इस तरह से कॉपी यूं है। ये देखिए कैसा वेव फ्रंट है ये? प्लेन वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट है? प्लेन वेव फ्रंट। अब सुनते जाइएगा, अब नई टर्म सुनिए। वेव फ्रंट पर असंख्य असंख्य नए सोर्स होते हैं। असंख्य नए सोर्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। यस और नो? अब ये हर सोर्स अपना खुद का क्या पैदा करेगा? एक नया वेव फ्रंट। और उस नए वेव फ्रंट को क्या बोलोगे आप? सेकेंडरी वेवलेट्स। अब जरा सोचिए, मैंने इसको टी टाइम दे दिया तो कितनी दूरी मूव करेगा? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड लाइट की सी, डिस्टेंस पता नहीं, टाइम डेल्टा टी। तो बताओ डिस्टेंस कितनी कवर करी? सी डेल्टा टी। ये वाला जो पॉइंट होगा वो चलकर क्या सी डेल्टा टी आगे आ जाएगा क्या? ये वाली एनर्जी आगे सी डेल्टा टी आगे आ जाएगी। ये वाला पॉइंट भी सी डेल्टा टी आगे आ जाएगा। ये पॉइंट भी सी डेल्टा टी आगे आ जाएगा। अब ये अपना खुद का क्या पैदा करेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट। और इन सब वेव फ्रंट्स को क्या कर दीजिए? कॉमन टेंजेंट से मिला दीजिए। बताइए आपको क्या मिल गया? एक नया वेव फ्रंट मिल गया। इस तरह से वेव फ्रंट क्या कर रहा है? आगे से आगे ट्रेवल कर रहा है। इस बात को समझिए। वापस बता दो सर, वापस देखो, ये कौन है बताइए? पॉइंट सोर्स। इसका वेव फ्रंट बताइए कैसा है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। रे से बनाना चाहें, ये देखिए लाइट रे, खुद देख लीजिए, लाइट रे और वेव फ्रंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कैसे पता चला? याद करिए, स्फीयर का नॉर्मल हमेशा कहां से पास होता है? सेंटर से। अब मैं क्या बोलना चाहता हूं, तीसरी बार फिर सुनिए। ये वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट पर असंख्य क्या है? नए सोर्स। ये नए सोर्स हैं, ये नए सोर्स हैं। हर नया सोर्स क्या पैदा करेगा? अपना खुद का वेव फ्रंट। 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 और इन सभी वेव फ्रंट को क्या कर दीजिए? टेंजेंशियली, कॉमन टेंजेंट। ऐसी लाइन जो कैसी हो सबको? कॉमन टेंजेंट। बताइए वेव फ्रंट पहले यहां था,
अब खिसक के कहां आ गया, आगे। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। ये किसने कहा, हाइगन ने बताया कि किस तरह से वेव फ्रंट आगे से आगे मूव करता है। बहुत सही बात है, तीसरी बार फिर सुनिए। क्या ये नई पोजीशन आ गई वेव फ्रंट की, जो मैं हरे पेन से मार्क कर रहा हूं? अगला वाक्य बोलिए, इस वेव फ्रंट पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो क्या काम करेंगे, एक नए सोर्स की तरह काम करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? हर नया सोर्स अपना खुद का वेव फ्रंट पैदा करेगा, सबका खुद का वेव फ्रंट पैदा करेगा। इन सबको क्या कर दो, टेंजेंशियली जोड़ दीजिए। क्या मिल गया, नई पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। इस तरह से वेव फ्रंट आगे से आगे क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। कोई सवाल नहीं है, पर आपको टर्म समझ में तो आनी चाहिए कि पॉइंट सोर्स क्या है, वेव फ्रंट क्या है। वेव फ्रंट पे असंख्य सोर्स हैं, हर सोर्स अपना खुद का एक नया वेव फ्रंट पैदा कर रहा है। दैट नया वेव फ्रंट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या कहता है, सेकेंडरी वेवलेट्स। ये दोनों मैं आपको पहले बता चुका था, एक बार वापस बना दिया, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए आगे बढ़िए। अब हम थोड़ी सी क्लास 11th पढ़ते हैं, लिखिएगा। क्लास 11th का रिवीजन काम का सारा है। पहले मैं इसे ऑफलाइन ना पढ़ाकर ऑनलाइन पढ़ाने वाले था, फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि सारा अपन ऑफलाइन ही पढ़ेंगे, क्योंकि कंटेंट अगर मिस हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। न्यूमेरिकल तो फिर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। चलिए अब सुनिएगा। सबसे पहले होता है कोहेरेंट सोर्स एंड इनकोहेरेंट सोर्स। बनाते जाइए, पहले लिख लीजिए फिर समझाता हूं। अभी बात काफी सारी समझने की है और ध्यान देने की भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कोहेरेंट सोर्स क्या होता है और कोहेरेंट सोर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इस बात को समझेंगे, 10-15 मिनट लगेंगे, बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। पहले आप परिभाषा लिख लीजिए ताकि बोर्ड में आए कोहेरेंट सोर्स की तो हम लिख सकते हैं,
ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो ध्यान रखेंगे तो सीधा टिक लगाना है, बोर्ड में लिखना भी पड़ता है, इसलिए डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। बढ़े आगे। अब मुद्दा ये है कि फेज डिफरेंस क्यों बदलता है, क्यों कांस्टेंट रहना चाहिए, बहुत कहानी है, बातें सुनने की हैं और इंटरेस्टिंग है। अगर आपको समझ में आएंगी तो आपको चैप्टर में मजा भी आएगा। चैप्टर बहुत आसान सा है। चलिए, पहला एक छोटा सवाल, एक जनरल नॉलेज की बातें कर रहे हैं। फिजिक्स की ज्यादा बात करने से फायदा नहीं, आप 11वीं से पढ़ ही रहे हैं, समझ में आती कहाँ है ना। अब ये तो धीरे धीरे अपन मान जाते हैं ना कि भाई वो हो ही नहीं पा रहा, तो अपन एक प्री एज्यूम कर लेते हैं, नहीं यार ये तो अपने से नहीं हो पाएगा, तो अपन ठीक है जनरल बातें कर लेते हैं, जनरल गप्पे मार लेते हैं। अपन ये सोच रहे हैं कि ना हम कमरे में जाते हैं, हॉस्टल में जाते हैं और स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते ही कमरे में एकदम से क्या हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, लाइट जल जाती है, सीएफएल एलईडी बल्ब। अगर हम पुराने बल्ब की बात करें दादाजी के घर की, तो वहां येलो कलर के लैंप होते थे, आपने देखा हो तो, बल्ब होता था बल्ब। आज तो बल्ब दिखते ही नहीं है। येलो बल्ब देखे आपने? तो अपन स्विच ऑन करते थे, एकदम कमरे में प्रकाश हो जाता था। ये क्या मतलब है, कैसे हो गया प्रकाश? आप कहोगे सर मैंने स्विच ऑन किया है सर, मैंने किया है सर। वो मैंने वाली बात नहीं है। फिजिक्स क्या है इसके पीछे, वो आप जानिए, बड़ी दमदार फिजिक्स है। आपको बेसिक से बताता हूँ, और ये जनरल नॉलेज, आप किसी को समझाओगे ना तो उसको भी अच्छा लगेगा, अरे यार ये इतनी बढ़िया बातें हैं यार। ये बल्ब है, बल्ब के अंदर होता है फिलामेंट, बचपन में हमने पढ़ा होगा, और आपने ये भी सुना होगा टंगस्टन का बना होता है। अब एक एक स्टेप सुनिए, कोशिश करिए कि आप भी बोल पाए, है ना। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही क्या फ्लो करती है, करंट। करंट फ्लो करने से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है, जिसे बोलते हैं I²RT। हीटिंग इफेक्ट से फिलामेंट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। फिलामेंट बोले तो टंगस्टन, टंगस्टन के अंदर अपने खुद के क्या हैं, एनर्जी लेवल्स, जैसे हाइड्रोजन में होते हैं, याद करिए, ये एनर्जी लेवल है। जैसे ही टंगस्टन गर्म होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनर्जी पाकर कहां पहुंच जाते हैं, अपने एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁻8 सेकेंड से ज्यादा नहीं रह सकता। अब इसको वापस क्या करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा। और बोर मॉडल कहता है whenever electron jump from higher energy level to lower energy level, energy is released in the form of electromagnetic radiations, बोले तो in the form of photon, बोले तो लाइट। और अगर उसकी वेवलेंथ येलो कलर से मैच कर जाए तो आप कहोगे कि मुझे कैसे रंग का प्रकाश मिल रहा है, येलो रंग का। जैसे स्ट्रीट लैंप होते हैं, आपने देखे हो तो कैसे रंग का प्रकाश देते हैं, सोडियम लैंप, पीले रंग का। तो क्या होता है, आइए दूसरी बार फिर धीरे धीरे बोलता हूं, शायद आपके समझ में आएगा, क्योंकि आप कितना बेसिक बात है यार, अपन ऑन करते हैं एकदम चमाचम प्रकाश मिल रहा है, इसके पीछे क्या विज्ञान क्या है, कैसे लाइट मिल रही है आपको। तो स्टेप नंबर 1 बताइए, आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने से क्या फ्लो करी, करंट। करंट फ्लो करने से टंगस्टन का फिलामेंट गर्म हुआ, गर्म होने से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, कहां पहुंच गए, अपने हायर एनर्जी लेवल पर। और कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी लेवल पर 10⁻⁸ सेकंड से ज्यादा स्टे नहीं कर सकता, अब उसको जंप करना ही। और जब इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है, देन एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स।
और अगर इन फोटोन की वेवलेंथ पीले कलर से मैच कर जाएगी तो आप कहोगे पीले रंग का प्रकाश आ रहा है, रेड कलर से मैच कर जाएगी तो रेड कलर का प्रकाश आ रहा है। क्या बात समझ पा रहे हैं? अब दूसरी बात देखिए, ये दो बल्ब हैं, ये दो बल्ब हैं, दोनों एक ही कंपनी से लाए हैं, दोनों फिलिप्स की कंपनी के हैं, एक ही दुकान से हैं, 100 वॉट के हैं, एक जैसी साइज है, सब कुछ एक जैसा है, एक ही दिन खरीदे हैं, फिर भी ये कैसे हैं? इनकोहेरेंट। क्यों इनकोहेरेंट है वो सुनिए। जब इलेक्ट्रॉन जंप होता है तो लाइट होती है, तो लाइट जो होती है वो किस रूप में पैदा होती है? इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, इन द फॉर्म ऑफ। मैंने दो बल्ब लाए, ये दोनों बल्ब हैं, दोनों टंगस्टन के हैं, एक साथ स्विच ऑन किया, पर बेटा जी जो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग है वो एट रैंडम है। कैसी है? एट रैंडम, मतलब कोई नहीं बता सकता ये पांचवे से चौथे में आएगा या पांचवे से तीसरे में आएगा या पांचवे से सीधा पहले में आएगा, ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए इसकी जंपिंग और इसकी जंपिंग बिल्कुल एट रैंडम है। इसकी जो पल्सेस पैदा हो रही हैं और इसकी जो पल्सेस पैदा हो रही हैं, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, पहला बल्ब, इसका फेज डिफरेंस ऐसा है, इस तरह से, इस तरह से, या पूरा हाथ ऐसे घुमाऊं तो ऐसा, और इसका भी फेज डिफरेंस है, पर इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, लगातार फेज डिफरेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कारण बताइए क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग है वो कैसी है? रैंडम प्रोसेस है। तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस लगातार चेंज हो रहा है, दैट्स वाई ये दोनों सोर्स कैसे हैं? इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट की परिभाषा पढ़िए, ऐसे सोर्स जिनका फेज डिफरेंस लगातार बदलता रहता है इनकोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, बहुत खतरनाक है, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर ऑलवेज इनकोहेरेंट। मतलब क्या है? थोड़ा सोचिए और समझाऊंगा मैं दो बार। ये दो बल्ब हैं, सब कुछ सेम है, एक ही कंपनी, 100 वॉट के, फ्रीक्वेंसी सेम, ईच एंड एवरीथिंग सेम, फिर भी ये कोहेरेंट नहीं है। कैसे हैं? इनकोहेरेंट। कारण बताइए क्यों? कोशिश करिए कि इनके अंदर की जो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग है, जो पल्सेस पैदा हो रही हैं, वो रैंडम है, उनके बीच का फेज डिफरेंस लगातार चेंज हो रहा है। द क्वेश्चन अराइजेस, हमें कोहेरेंट क्यों चाहिए? हमारा काम इनकोहेरेंट से क्यों नहीं हो रहा? अलग अलग तरह के मन में प्रश्न आते हैं, उसका भी कारण देखिए। तो पहले सर कोहेरेंट कहां से लाऊंगा? फिर तो आपने सब सेम कर दिए। थॉमस यंग एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बहुत एक फेमस प्रैक्टिकल किया जो हमारे सिलेबस में, जो हम अगले 3 दिन पढ़ेंगे, जिसका नाम था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE। लास्ट 15 साल से हर साल इस पर सवाल आता है, YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या होगा वो अगले 3 दिन बताऊंगा। मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या किया। उन्होंने एक बल्ब के आगे एक गत्ते का टुकड़ा लगाया और उस गत्ते के टुकड़े के आगे 2 छेद कर दिए। यहां बल्ब ऑन किया, ये बल्ब ऑन हो गया। बताइए बल्ब से क्या निकल रहा है? ये प्रकाश। सर ये क्या है गोले गोले? बताओ। वेवफ्रंट। अब बताइए, यहां तो गत्ते का टुकड़ा है, ये तो लाइट को ब्लॉक कर गया। अब बताइए लाइट कहां से निकली? लाइट कहां से निकली? क्या इन दो सोर्स से निकल रही है? कोई यहां से देखेगा तो उसको कितने सोर्स लगेंगे? 2। पर ये 2 है ही नहीं। इनके पापा जी कौन है? पीछे S। जो परिवर्तन S में हो रहा है, क्या वही वही S1 S2 में हो रहा है या नहीं? क्यों? S1 S2 का खुद का अस्तित्व ही नहीं है, वो बने ही किससे हैं? जो जंपिंग S में होगी क्या वही S1 S2 में है क्या? क्योंकि S1 S2 खुद है ही नहीं, S1 S2 बने ही किससे हैं? जैसे मैं इस पूरे के आगे गत्ते का टुकड़ा लगा देता हूं, आप बाहर गए, मैंने गत्ते का टुकड़ा लगा दिया और 2 छेद कर दिए। अब मैं नीचे बैठ के देख रहा हूं तो मुझे तो क्या लग रहा है? कितनी लाइट आ रही है? 2। पर मजे की बात है वो 2 है ही नहीं, वो है कितनी? क्योंकि उनके पीछे का जो बल्ब है वो तो, जो इसमें जंपिंग हुई होगी क्या वो उन दोनों में हुई होगी या नहीं? तो बताइए वो कोहेरेंट है या नहीं है? क्योंकि उनके बीच का फेज डिफरेंस
सेम है। इस बात को समझिए, व्हाट इज कोहेरेंट एंड व्हाट इज इनकोहेरेंट। कोहेरेंट एक सरल परिभाषा जो आप बच के निकल सकते हो, ऐसे सोर्स जिनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज, वो कैसे मिलेंगे बताइए। एक ही सोर्स से बनने वाले दो सोर्स क्या कहलाएंगे। आपने एक सोर्स लिया, गत्ते का टुकड़ा लगाया, दो छेद कर दिए, अब वहां से दो लाइट निकल रही है। वो दो लाइट है ही नहीं, वो वास्तव में बनी किससे है। जो जंपिंग, जो रैंडम प्रोसेस एस में हो रहा है, क्या वही S1 S2 में होगा। उदाहरण के तौर पे आपने एस की ब्राइटनेस बढ़ा दी, तो बताओ S1 की बढ़ेगी या S2 की बढ़ेगी। एस को डिम कर दिया, एस ऑफ कर दिया, एस ऑन कर दिया, S1 S2 में सब चीजें एक साथ चलेंगी, हैंस वो कैसे हैं, कोहेरेंट हैं। यस और नो। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि सर कोहेरेंट क्यों चाहिए। तो होगा क्या, हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे। ये दो सोर्स से वेव आएगी, यहां पर वो सुपर इंपोज करेगी। थोड़ा थोड़ा अगर आपको याद हो 11वीं का एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाई। दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव कौन होता है, जिसमें एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है बताइए, फाई पर। किस पे डिपेंड कर रही है, व्हाट इज फाई, द फेज डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस लगातार बदलता रहेगा तो इंटेंसिटी भी आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे कि इस बिंदु पर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है या, अगर यहां कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो आप चाहते हैं वो हमेशा यहां पर क्या हो, कंस्ट्रक्टिव। इसका मतलब फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी करे या ना करे, ना करे। दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और, बहुत सारी बातें बोलूंगा, धीरे धीरे सेट होंगे, आप अभी परेशान मत होइएगा। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है आवाज का तेज सुनाई देना, दैट इज कौन सा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव। एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। सर कोई एग्जांपल देके बताओ, मुझे मान लो 9वीं क्लास के बच्चे को समझाना है, तो देखो मैं कैसे समझाऊंगा, देखना आप उसको। मैं दो वेव बनाऊंगा, ये देखो। अब देखना, इनको मैंने सुपर इंपोज कराया। अब आप देखो, ये और ये क्या एक ही डायरेक्शन में है, सुपर इंपोज होकर ये बन गए। बताओ आवाज बढ़ गई या नहीं बढ़ी। कैसा इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव। शर्त बताऊं, फेज डिफरेंस जीरो है, देखो आप जीरो है। डिस्ट्रक्टिव बताऊं, आपको मजा आ जाएगा, फील कर जाओगे आप, ये देखना। बहुत विज्ञान तो पढ़ने के तरीके होने चाहिए। ये देखिए, पता है इसका आउटपुट क्या आएगा, ये क्यों, देखो बताओ। जब ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, खट जीरो। ये जीरो है, ये भी जीरो। ये माइनस ए है, ये प्लस ए, जीरो। थ्रू आउट क्या रहेगा, जीरो। डिस्ट्रक्टिव। कितनी मस्त शर्त आ गई। कंस्ट्रक्ट के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। इसमें कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। देखो आप, इसमें आवाज तेज हुई या धीरे हो गई, बिल्कुल साइलेंस हो गया। जबकि यहां देखिए ब्राइटनेस बढ़ गई, यहां क्या आ गया, एकदम डार्क, अंधेरा। देख के बताता हूं आपको, मस्त मजे लीजिए। पढ़ाई तो कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, आप नोट्स के पीछे मत परेशान होइए, पहले फील करिए कि अब हम पढ़ना क्या है यार 3-4 दिन। ये देखिए, ये हम एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं अभी, देखना आप। ये देखिए, ये दो सोर्स लेंगे, देखो पीछे लगाया एक बल्ब, उस बल्ब के आगे क्या लगाया है, गत्ते का टुकड़ा। फिर देखिए ये स्क्रीन पर, ये ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क क्या है, महसूस करिए। ब्राइट का मतलब वहां पे कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव। डार्क का मतलब वहां क्या हो रहा होगा, डिस्ट्रक्टिव। यही पढ़ेंगे 3 दिन, फील करिए। देखिए ये होता है काम, ये देखिए, ये दो सोर्स हैं। ये काटा पीटा क्या है, ये काटा पीटा नहीं, अभी थोड़े बड़े हो जाओगे, ये वेव फ्रंट है। क्या है, वेव फ्रंट। दोनों वेव जाके पर्दे पर क्या कर रही है, सुपर इंपोज। ये मैक्स मिन, मैक्स मिन, मैक्स मिन, ये क्या नाटक हो रहा है। तो आपको बोलना आना चाहिए, जहां मिनिमम हो रहा है अंधेरा, वहां पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा होगा, जहां ब्राइट बन रहा है वहां पे क्या हो रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव। कोहेरेंट क्यों चाहिए, अगर कोहेरेंट नहीं होगा ना, तो फेज डिफरेंस इतना तेज बदलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। पर्दे पे आपको ब्राइट डार्क दिखेगा ही नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, रिलेट करो, फिजिक्स है। ये एसी है, एक एसी एक चक्कर में पता है कितनी बार अपनी दिशा बदलती है, 2 बार।
देखो आप, दो बार दिशा बदल रही है, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन होती है। हमारे इंडिया में कितनी सप्लाई आती है? 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 50 साइकिल पर सेकेंड। एक सेकंड में कितनी साइकिल? 50। एक साइकिल में कितनी बार चेंज? 2 बार। तो 50 साइकिल में, ये बल्ब जो आप देख रहे हो ना, ये एक सेकंड में 100 बार ऑन हो रहा है, 100 बार ऑफ हो रहा है। ऑन ही तो है सर, आप तो नींद में हो सर। अरे नहीं, वास्तव में उतना तेज चेंज हो रहा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा। एसी हर एक साइकिल में कितनी बार दिशा बदलती है? 2 बार। वो देख लो, ऑफ हुआ फिर ऑन हुआ, फिर 2 बार चक्कर, 2 बार दिशा बदल रही है उसने। और जब वो दिशा बदल रहा है तो देखो जीरो हो गया एक समय, पर वो इतना तेज चेंज हो रहा है कि आपको महसूस ही नहीं हो रहा। तो जब अगर आपने सोर्सेस कैसे ले लिए? इनकोरेंट। कोशिश करिए टेढ़ा मेढ़ा बोलने की। सोर्सेस कैसे ले लिए? इनकोरेंट। स्क्रीन पे गए, सुपर इम्पोज हुआ, पर वहां का फेज डिफरेंस लगातार क्या होता रहेगा? अगर फेज डिफरेंस चेंज होता रहेगा तो आपको वहां कहीं मैक्स मिन मिलेगा ही नहीं। कहीं मैक्स मिल रहा होगा, आप ऐसे गर्दन घुमाओगे, इतनी देर में तो गायब हो जाएगा। फिर कुछ और बन रहा होगा, कभी ऐसा होगा कि आपको इतना तेज गति से चेंज हो रहा है कि आपको ऑब्जर्व ही। तो बताइए, कोहेरेंट जरूरी है इनकोहेरेंट? वाई कोहेरेंट सोर्सेज आर नीडेड? क्योंकि कोहेरेंट सोर्स अगर होंगे तो फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा, उसका फायदा क्या? हमें कैसा इंटरफेरेंस मिलेगा? सस्टेन्ड। सस्टेन्ड मींस जिसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर पाएंगे। और एग्जांपल देता हूं, आप वीडियो देखते हो, रोज रील्स देखते हो, कभी आपने गूगल पे सर्च करना, वो रील्स नहीं होती हैं, वो वीडियो नहीं होते हैं, वो कलेक्शन ऑफ फोटोज होती हैं। और वो फोटोज इतनी तेज चेंज होती हैं कि आपको लगता है आप पिक्चर देख रहे हो। गूगल पे पढ़िएगा, फोटोज पर सेकंड, फ्रेम पर सेकंड। हमारी आंख धीरे धीरे फोटो हम स्लाइड करें यहां पर तो आपको लगेगा फोटो नंबर 1, फोटो नंबर 2, फोटो नंबर 3। पर उन फोटोज को अगर मैं बहुत तेज स्लाइड करूं, जो आंख उसको रीड, तो पता है वो फोटो नहीं दिखेंगी, क्या लगेगा? वीडियो चल रहा है। आज गूगल पे सर्च करिएगा, कोई वीडियो होता ही नहीं है, वो कलेक्शन ऑफ फोटोज होती हैं। और वो इतना तेज फ्रेम पर सेकंड चेंज होता है कि आपको लगता है वो लगातार क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। दैट इज, वो क्या दिख रहा है आपको? वीडियो दिख रहा है। तो क्या बातें बता रहा हूं मैं इधर उधर की आपको? मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कोहेरेंट और इनकोहेरेंट में अंतर क्या होता है। कोहेरेंट कौन होता है? फाइनल एकदम स्टोरी को कट शॉर्ट करते हैं। कोहेरेंट ऐसे सोर्स जिनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होता, जिनका लगातार चेंज होता रहता है, वो कौन है? ये दो बल्ब कैसे हैं? क्यों इनकोहेरेंट? क्यों? क्योंकि इसके अंदर की जो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग है वो बिल्कुल रैंडम है। तो ये सोर्सेस कैसे हैं? अगला सवाल मन में आया, सर क्यों मुझे कोहेरेंट चाहिए, इनकोहेरेंट मुझे क्यों पसंद? क्योंकि अगर इनकोहेरेंट होंगे तो जो फेज डिफरेंस है वो लगातार लगातार चेंज होता रहेगा। तो यहाँ मैक्सिमम मिनिमा इतना तेज गति से चेंज होगा कि आप उसको ऑब्जर्व ही। तो फॉर गेटिंग सस्टेन इंटरफेरेंस, फॉर गेटिंग गुड इंटरफेरेंस, फॉर गेटिंग गुड फ्रिंजेस, आपको सोर्सेस कैसे चाहिए ताकि उनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज, जहां ब्राइट स्पॉट बन गया वहां जीवन भर क्या बना रहे? ब्राइट स्पॉट। यस और नो? कोहेरेंट सोर्स बनाने का जुगाड़ बताइए, क्या जुगाड़ है? एक ही सोर्स के कितने टुकड़े कर दीजिए, क्या कहलाएगा? कोहेरेंट सोर्स बनना। यस और नो? अब क्या क्या लिखना है मैं आपको बताता हूं। ये कुछ भी नहीं लिखना, ये कुछ भी नहीं लिखना, ये कुछ भी नहीं लिखना। क्या ये लिख लिया आपने? क्या आगे बढ़ सकते हैं हम? ठीक है, तो कोहेरेंट इनकोहेरेंट की बात हो गई, आगे बढ़ो। इरेज ऑल, फुल स्क्रीन। ऐसे ही बीच में 10 मिनट गप्पे मारी ताकि आपको पता चले। अब वापिस आता हूं पढ़ाई पर। मेरे पास दो स्पीकर हैं। अगर मैं 11वीं क्लास पढ़ा रहा होता तो मैं इनको स्पीकर बनाऊंगा, क्योंकि स्पीकर से क्या निकलती है? साउंड वेव। क्योंकि हमारे क्लास में साउंड वेव थी। आज अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं इनकी जगह बना दूंगा बल्ब। पूछिए क्यों? बल्ब से क्या निकलेगी? लाइट वेव। क्या निकलेंगी? लाइट वेव्स। यस और नो? ये दो स्पीकर बनाओ तो 11वीं का चैप्टर हो जाएगा, बल्ब बना दोगे तो 12वीं का हो जाएगा। दोनों में ही इंटरफेरेंस होता है। 11वीं में भी हमारे सर ने इंटरफेरेंस पढ़ाया था, 12वीं में भी हम इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं। ये इंटरफेरेंस किसका है? साउंड वेव्स का इंटरफेरेंस है।
दो स्पीकर से वेव आ रही हैं, ये दो बल्ब से आ रही हैं, तो किसका है? लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस है। भाई आपको पता तो चले, क्यों आप कह रहे हो 11वीं की ही बातें लगती हैं, तो कोई कारण तो होगा ना, क्योंकि वहां साउंड वेव का पढ़ा था और यहाँ किसका पढ़ रहे हैं? लाइट वेव्स का पढ़ रहे हैं। ये दो वेव आ रही हैं, ये पहली वेव आई, ये दूसरी वेव आई, दोनों ने मिलकर पी पर सुपर इम्पोज किया। द वर्ड इज सुपर इम्पोज, मिलना, ओवरलैप करना। माना इसका एम्पलीट्यूड है A1, माना इसका एम्पलीट्यूड है A2, और जब ये पी पर पहुंचे तो उनके बीच का फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई। तो शायद आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड याद आ रहा हो, मैं लिखता हूं, आर बराबर अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। एक एक टर्म के साथ फील करिए तो मजा आएगा। A1 एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, A2 एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव, डेल्टा फाई फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस किसके बीच में? इन दो वेव्स के, जब वो कहां पे पहुंच रही हैं? पी पर पहुंच रही हैं। फिर इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं अगर आपको याद हो, मैंने अभी लिखा था I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 रूट I2 कॉस डेल्टा फाई। सर ये I1 क्या है? मैं तो बोल ही नहीं पा रही सर। I1 बोलो ना। I1 क्या है? इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव। क्या है I2? इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव। आपको ये बातें करनी पड़ेंगी। मैं सीधे फॉर्मूले सवाल करा दूंगा, आपको मजा ही नहीं आएगा। आपको ये डायग्राम फील करना चाहिए। 5 मिनट केवल इसी को देखो कि हो क्या रहा है। दो सोर्स हैं S1 और S2, तसल्ली से फील करो ना। दो सोर्स हैं S1 और S2, दोनों सोर्स कैसे हैं? कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब इनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा। अब S1 से एक वेव निकली, S2 से एक वेव निकली, दोनों कहां गई? पी पर गई। पी पे जाके इन्होंने क्या किया? सुपर इम्पोज किया। सुपर इम्पोज होकर उन्होंने एक नई वेव बनाई। उस नई वेव का एम्पलीट्यूड आर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है। उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है? यस और नो? धीरे धीरे लिखिए, फिर वापस समझाता हूं। आराम से लिखिए, अभी बिल्कुल पजल मत होइएगा, आराम से समझाता हूं। फिर आज सिर्फ 11वीं क्लास सीख रहे हैं, और एक बार वापस सुन लेंगे तो क्लियर ही हो जाएगा। और कोशिश करिए थोड़े टूटे फूटे शब्द बोलने की, केवल नकल मत मारिए। बोलिए दो स्पीकर हैं, स्पीकर से साउंड वेव निकल रही है, दोनों वेव एक जगह जाके सुपर इम्पोज कर रही है, इंटरफेरेंस हो रहा है। दो वेव्स आएंगी तभी तो इंटरफेरेंस होगा। जब घर में दो भाई बहन होंगे तभी तो लड़ाई होती है। आप नहीं बोलते यार मम्मी मेरे काम में इंटरफेयर मत किया करो यार। ये क्या मतलब होता है इंटरफेयर? मतलब आप जो सोच रहे हैं मम्मी और बीच में पंगे डाल रही है, यार इंटरफेयर मत किया करो यार। इंटरफेरेंस मींस क्या है? दो वेव्स का, दो थॉट का ओवरलैप होना। अरे ऐसे ही बोल रहा हूं, इमोशनल मत हो जाएगा। हाँ कि वो कह रही कि सर मैं इतना अच्छा नहीं बोलती इंटरफेयर, मैं तो टांग मत पढ़ाया करो मेरे बीच में आप। हाँ ये ज्यादा बेहतर शब्द है। इंटरफेरेंस थोड़ा सा यूं हाई क्लास हो गया। इंटरफेयर, मम्मी कहेगी ये क्या बोल रहा है, तो ज्यादा अच्छा था। मम्मी यार आप हर काम में टांग अड़ा देती हो यार। तो व्हाट इज टांग अड़ाना? टांग अड़ाना मीन्स इंटरफेरेंस करना। चलो जल्दी आओ। अभी आ जाएगा समझ में, आप बिल्कुल यूं परेशान मत हो। एक बार और सुनोगे ना, तब ऐसी एकदम शानदार क्लैरिटी आ जाएगी।
पर मैं चाहता हूं शुरुआत करें। दो स्पीकर, दो बल्ब, बल्ब से क्या निकल रही हैं, लाइट वेव। A1 A2 क्या है बोलिए? A1 एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव। चित्र बनाइए, उसमें आपको एम्पलीट्यूड दिखाई दे। देखो सर ये A1 है, सर ये A2 है। जब टॉपिक के अंदर घुसोगे तब मजा आएगा ना। ये कहना तो बहुत आसान है, सर समझ नहीं आ रहा, सर ऊपर से जा रहा है सर। ये बात तो ठीक है, पर अपन को एफर्ट भी तो लगाना चाहिए कि नहीं सर। अपन कोशिश कर रहे हैं कि सर इंटरफ्रेंस क्या हो रहा है सर। दो वेव आ रही हैं, दोनों वेव बिंदु पी पे जाकर सुपर इम्पोज कर रही हैं। सर कोई एक सरल एग्जांपल बताओ, जैसे अपन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हैं, नहीं निकालते हैं? एक फोर्स लग रहा है, दो फोर्स लगने लग गए, अरे हाँ सर, फिर हमें फोर्सेस का क्या चाहिए होता है? रिजल्टेंट। क्या चेक करते हो? उन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है। तो यहां एंगल ना बोलकर क्या बोलना है? जब वो बिंदु पी पर ओवरलैप हो रही हैं, तब उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है। क्या लिख लिया क्या आपने? अरे शर्म ही नहीं है तुम्हें? बत्ती गुल है, फिजिक्स में कुछ होता नहीं। फिर अब बोलेंगे आपको कि नंबर नहीं आता, आपको अच्छा लगेगा क्या? सर तीन तीन माइनर में जोड़ दो तो 100 नहीं हो पा रहे सर। सर इतना सीधा मत बोलो सर, साफ। हाँ, अच्छा नहीं लगता सर। तो फिर तो चुप रहना चाहिए ना फिर। एकदम आप बिल्कुल साफ सुथरा बोल देते हो कि तीन जोड़कर तो अभी 100 नहीं आ रहे हैं। सर मेरे चार जोड़ के आए सर। चलो, फिजिक्स कैसे मतलब जान ले लेती है, आप देखो है। तीन ही सब्जेक्ट होने चाहिए, पहला बायो, दूसरा, तीसरा। देखो आप, हाँ अच्छा देख और देख, सिर्फ जूलॉजी भाई साहब। प्लांट वाले में तो बहुत याद और करना पड़ता है। चलो, अब ले आप वापिस सीरियस, वापिस सीरियस, वापिस सीरियस। ये कौन है पता है? फेज डिफरेंस। थोड़ा टूटा फूटा याद आ रहा हो, एक टर्म और होती थी, पाथ डिफरेंस। सर मुझे रे ऑप्टिक्स का याद नहीं है। आप कह रहे हो 11वीं का टूटा फूटा याद आ रहा हो। आप भी किस लेवल पे मजाक करते हो? एक होती है टर्म पाथ डिफरेंस, एक उसका रिलेशन होता है डेल फाई बराबर 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल एक्स। अब मैं आपको बताता हूं, सब सिखाऊंगा, आप चिंता नहीं करिए, सब सिखाऊंगा। आज पूरा डेडिकेट ही 11वीं पर ही कर रहा हूं। पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर आपको फील कराता हूं। बात करते रहेंगे तो फिर ग्रेविटी खत्म हो जाएगी टॉपिक की। अब एक टर्म होती है पाथ डिफरेंस। देन व्हाट इज पाथ डिफरेंस? उसको हमने किससे लिखा है? डेल्टा एक्स से। अब इस पे 10 मिनट बात करते हैं। पहले आप नोट कर लीजिए, लैम्डा कौन है बताइए? लैम्डा वेवलेंथ। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ।